जिज्ञासु सरदयी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। बीती दीपावली और गुजरात में निवास करने वालों के लिए नूतन वर्ष के अभिवादन। जैसे विपुल भाई ने बताया, आज का दिन विशेष है। हर मास की शुक्ल पंचमी ज्ञान पंचमी कही जाती है, इसलिए हमने राम विद्यापीठ के चिंतन सत्र के लिए पंचमी का दिन चुना है। परंतु कार्तिक मास की शुक्ल पंचमी को ज्ञान लाभ पंचमी कहते हैं। इसका अर्थ है आज श्री और सरस्वती दोनों का साथ में निवास है। ऐसा एक प्रचलन हो गया है, एक मान्यता हो गई है कि जो सरस्वती की उपासना करते हैं उनसे श्री विमुख रहती है, अर्थात वे या तो निर्धन होते हैं, दरिद्र होते हैं, गरीब होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। सरस्वती श्री की बड़ी बहन है और सरस्वती के साथ श्री जब निवास करती हैं तो वह विनम्रता पूर्वक रहती है। ये अलग बात है कि सरस्वती की उपासना करने वालों को केवल श्री के साथ जिस प्रकार का वैभव जुड़ा है उस वैभव की कामना नहीं होती। उस वैभव से उनको ज्ञान का वैभव अधिक मूल्यवान लगता है, इसलिए वे सादे रहते हैं और सामान्य भी रहते हैं। उनका मन उसमें बहुत नहीं होता। परंतु श्री का अभाव सरस्वती के उपासकों के लिए कभी भी नहीं होता। सामान्य रूप में भी यदि तर्क पूर्वक देखें, विचार करें, तो जो ज्ञानवान है वह समाज को और राज्य को, प्रजा को और राजा को जीवन कैसा है और कैसा होना चाहिए उसके बारे में मार्गदर्शन करते हैं। वे ज्ञान का वितरण करते हैं और सुसंस्कृत प्रजा ज्ञान का मूल्य, ज्ञान की महत्ता जानती है और इसलिए जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिनसे अमूल्य बातें ज्ञान की प्राप्त होती हैं, उनको यह प्रजा अभावों में नहीं रहने देती। अपने से भी अधिक अच्छे स्तर का जीवन उनका बने यह देखती है। और भारत की प्रजा हमेशा से ऐसी समझदार तो रही है। बीते कुछ 200, 400, 500 वर्षों में कदाचित ज्ञानवानों की उपेक्षा होने लगी है, क्योंकि हमारी जीवन रचना धर्म केंद्री न रहकर, ज्ञान की श्रेष्ठता को समझने वाली न रहकर अर्थ केंद्री बनती जा रही है और आज भी अर्थ केंद्री है। इसलिए धनवानों का मान प्रतिष्ठा, धनवानों का स्थान विद्यावानों से, ज्ञानवानों से अधिक रहा है और ज्ञान का मूल्यमापन धन से होने लगा है। परंतु यह स्थिति तो भारत बनने की प्रक्रिया में बदल ही सकती है। इसलिए आज ज्ञान लाभ पंचमी का मुहूर्त साध कर हम अपने मन में स्पष्टता प्राप्त करें कि ज्ञानवान लोग अभावों में रहने के लिए नहीं है। ज्ञानवान लोग धन के पीछे नहीं होते हैं, वे ज्ञान के लिए समर्पित होते हैं, धन के पीछे नहीं जाते हैं। परंतु धन के अभाव में कभी भी उनका जीवन गरीब या दरिद्र नहीं हो सकता है। हम इस सत्य पर भी विश्वास करें और हमारे सुसंस्कृत समझदार समाज के ऊपर भी हमारा विश्वास दृढ़ करें कि कोई भी अमूल्य, कोई भी अच्छी बात धन के अभाव में रुक जाए या उसको नीचा देखना पड़े, ऐसा समाज होने नहीं देता है। आज भी अनेक लोगों का यह अनुभव है। आज के विषय का प्रारंभ करें।
उससे पहले और एक बात की स्पष्टता, हम राम विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ और पितामही विद्यापीठ ऐसे 3 विषयों के चिंतन सत्र चला रहे हैं। ये क्या है? तो राम विद्यापीठ इसमें मुख्य है। यह समग्र शिक्षा योजना का चिंतन करने के लिए है। परंतु व्यास विद्यापीठ और पितामही विद्यापीठ उसके अंगभूत हैं। व्यास विद्यापीठ 80% जनसंख्या की, सर्वसामान्य लोक की शिक्षा का चिंतन करने के लिए है और पितामही विद्यापीठ 100% लोक की घर में शिक्षा कैसे हो, घर में आजीवन शिक्षा कैसे हो, इसका चिंतन चलाने के लिए है। अतः राम विद्यापीठ से उन दोनों का ही अनिवार्य संबंध है। आप में से जिन लोगों ने राम विद्यापीठ को ही महत्व का मानकर चुना है, उन लोगों से निवेदन है कि आप इस मुद्दे को भी समझें और व्यास विद्यापीठ और पितामही विद्यापीठ के चिंतन में भी जुड़े। कभी बीच में एक प्रश्न आया था कि हम चिंतन तो कर रहे हैं, परंतु हम प्रत्यक्ष में क्या करें? उत्तर उस समय भी दिया था और आज भी दे रही हूं। अभी कुछ कृति रूप में करने के लिए नहीं है, सिवाय कि मैं निवेदन करूं, आप इस विषय को यदि महत्वपूर्ण मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, माने अन्य लोगों तक पहुंचाइए भी। ये चिंतन है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में विपरीत दिशा में इतना दूर तक चले गए हैं कि हमारा मूल कहाँ है, हमारा सही मार्ग क्या है और हमारे ज्ञान क्षेत्र का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को जब कृति रूप में देखेंगे तो हमारे समाज का स्वरूप कैसा दिखेगा, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, ये देखना हमारे लिए बहुत दुष्कर हो गया है। क्योंकि मूल से इतने दूर आने के बाद बीच में झाड़ झंखाड़ इतने अधिक हो गए हैं कि स्पष्ट रूप से हमारा मूल भी हमें दिखाई नहीं दे रहा और मार्ग भी सूझ नहीं रहा। ये सारे झाड़ झंखाड़ दूर करते 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 अपने आप को उनसे होने वाले आघातों से बचाते हुए हम मूल की तरफ जा रहे हैं और मूल से चिंतन करके अपना सही मार्ग क्या होगा और फिर सही स्वरूप क्या होगा, इसको खोज रहे हैं। इसलिए पहले ये चिंतन ही आवश्यक रहेगा। हमारा देश छोटा नहीं है, भले ही आज अनेक आक्रमणों के कारण से हमारी राजकीय सीमाएं बहुत संकुचित हो गई हैं, फिर भी हमारा देश जनसंख्या में सबसे बड़ा है। हमें 140 करोड़ जनसंख्या के लिए शिक्षा की बात करनी है, क्योंकि भारत की परंपरा में कभी भी कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहा। तो सबकी शिक्षा की चिंता करनी है। उल्टी दिशा में बहुत दूर जाने के बाद मूल तक जाने की यात्रा करनी है, बहुत अधिक प्रयास करने हैं। इस विपरीत दिशा को भी जानना, समझना, पहचानना है। उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा हो रहा है यह जानना है और इससे मुक्त होकर पुनः भारतीय समाज के लिए भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा कैसे करनी है ये देखना है। तो उसके लिए चिंतन भी तो व्यापक स्वरूप का करना होगा, गहराई में जाकर भी करना होगा।
जितने भी विविध आयाम हैं उन सभी आयामों को साथ में लेकर समग्रता में करना होगा। इसलिए यह पूरा वर्ष माने बीती व्यास पूर्णिमा से लेकर 5126 युगाब्द की व्यास पूर्णिमा से लेकर 5127 की व्यास पूर्णिमा तक तीनों विषयों के चिंतन सत्र चलेंगे। और हमने मोटी मोटी गिनती की तो एक एक विषय के 20-20 सत्र तो होंगे। परंतु चिंतन केवल चिंतन तक ही सीमित नहीं रहेगा। चिंतन यदि कृति में नहीं उतरता तो फिर उस चिंतन का क्या अर्थ है? वो तो मनोराज्य ही है, कल्पना विलास ही है। मन में ही खुश हो जाओ कि हमारा ज्ञान क्षेत्र इतना विशाल है, इतना समृद्ध है, इतना प्रभावी है, इतना चिरंजीव है। वो तो कल्पना में ही विहार करने जैसा है। तो चिंतन को कृति से अनुसरण करना है। तो इस चिंतन के आधार पर कुछ रचनाएं बनेंगे, इस चिंतन के आधार पर कुछ योजनाएं बनेंगी और उन रचनाओं के लिए, योजनाओं के लिए अनेक लोगों की, चिंतनशील कृतिशील लोगों की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसलिए बहुत अधिक विशाल संख्या में लोग इसमें जुड़े, यह भी आवश्यक है। तो चिंतन सत्र के साथ साथ हम अभी 8-9 महीने के बाद आने वाले कृति सत्रों का भी विचार तो कर ही रहे हैं। आप भी कल्पना करिए, आप भी विचार करिए और आपकी कल्पना में जो कुछ आता है कृति को लेकर वह उससे हमें अवगत कराइए, ऐसा निवेदन है। समग्र शिक्षा योजना को राम विद्यापीठ के रूप में हमें देखना है तो हमें 3 बातों का विचार करना पड़ेगा, वह भी समग्रता में। एक, विद्यापीठ का शिक्षा क्रम कैसा होगा, क्या पढ़ाया जाएगा उसमें। दूसरा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, माने ये विद्यापीठ क्या शासन मान्य होगा, विद्यापीठ का केंद्र कहाँ होगा, देश भर में कितने विद्यापीठ होंगे, देश भर में एक ही विद्यापीठ होगा और उससे संलग्न सारे देश भर में होंगे, तो फिर उसका शासन प्रशासन कैसे चलेगा। यह वह शासन से, वर्तमान सरकार से, वर्तमान माने किसी भी सरकार से स्वायत्त रहकर होना है तो उसका स्वरूप कैसा होगा। क्या आज जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं उसी मॉडल पर चलेगा? क्या हमने जिनके नाम सुने हैं ऐसे प्रसिद्ध विद्यापीठ जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, कांची है, काशी है, वल्लभी है, गुणशिला है, विक्रमशिला है, ऐसे विद्यापीठों के मॉडल पर चलेगा कि हमें 21वीं शताब्दी का मॉडल नए से निर्माण करना पड़ेगा। हमारा भारतीय विचार तो कहता है कि किसी भी व्यवस्था को युगानुकूल बनाकर ही विचार करना चाहिए। हमने जिन भारतीय विश्वविद्यालयों का, विद्यापीठों का नाम दिया वे तो 1000 वर्ष, 1200-1500 वर्ष पुराने हैं, तो इनका मॉडल आज नहीं चल सकता। दूसरा, हम उनका मॉडल कैसा था, व्यवस्था कैसी थी, उसके विषय में भी 2-4 बातें ही इधर उधर की जानते हैं, बहुत सारी बातें तो जानते नहीं हैं। इसलिए हमें शासन प्रशासन की व्यवस्था की रचना नए से कल्पना करके करनी होगी। और जब हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं तो विश्व स्थिति का विचार करना होगा। भारत की इस विश्व स्थिति में क्या भूमिका है और क्या स्थान है, उसका विचार भी करना होगा। भारत की शक्ति क्या है, बलस्थान क्या है, इसका विचार भी करना होगा। और व्यावहारिक धरातल पर रहकर
उसकी रचना के बारे में हमें कुछ बातें स्पष्ट करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ क्रियान्वयन की योजना भी बनानी होगी, स्ट्रैटेजी भी बनानी होगी कि कब क्या होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। ऐसा करके हमें कार्य योजना भी बनानी ही होगी। तो ये शिक्षा क्रम एक पहला विषय है। रचना, व्यवस्था, शासन प्रशासन, स्वायत्तता, ये दूसरा विषय है। ये भी शिक्षा क्रम से कम महत्वपूर्ण तो नहीं है। और तीसरा, इसकी अर्थव्यवस्था, योगक्षेम कैसे चलेगा। हमें यदि आचार्यों को, छात्रों को, विद्यापीठ निर्माण करने वाले लोगों को अभावों में नहीं रहने देना है, उनके लिए भी जीवन प्रतिष्ठा पूर्ण और सुकर ऐसा बनाना है, तो इसकी अर्थव्यवस्था कैसे होगी। हम तो देखते हैं कि विद्यापीठ के आचार्य और छात्र भिक्षा मांगते हैं, परंतु भिक्षा मांगने से वे भिक्षुक नहीं हो जाते। भिक्षा मांगने के बाद भी तक्षशिला विद्यापीठ हो या नालंदा हो, वह अभावग्रस्त विद्यालय नहीं था। या भिक्षुक होते हैं ऐसे दीनहीन मानसिकता वाले लोग तो नहीं थे। राज्यों पर नियमन और नियंत्रण कर सके ऐसे प्रभावी लोग थे, जो भले ही भिक्षा मांगते दिखाई देते हो। तो फिर हमें नए से अपने भारतीय चिंतन के आधार पर विद्यापीठ की अर्थव्यवस्था कैसे होगी, ये भी समझना होगा। तो हमारे जो 20 चिंतन सत्र हैं, उनमें ये सारे विचार हमको करने हैं। ऐसे विद्यापीठ का संचालन करने के लिए आचार्य कहाँ से आएंगे, छात्र कहाँ से आएंगे, उनकी अपने जीवन में अर्थकरी शिक्षा माने अर्थार्जन की क्या व्यवस्था बनेगी, वह राष्ट्र जीवन का संचालन करने लायक कैसे बनेंगे, ये भी विषय इसके साथ जुड़ा है। मैंने मूल विषय और समग्रता में विषय यह है कि हमारा संपूर्ण राष्ट्र जीवन आंतर बाह्य रूपांतरित होकर पुनः भारतीय कैसे बने, पूर्ण रूप से भारतीय कैसे बने, शुद्ध भारतीय कैसे बने, समग्रता में भारतीय कैसे बने, ये इसका परिणाम होगा, ये इसका लक्ष्य होगा। तो ये छोटा मोटा प्रयास नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रयास है। और भारत को भारत बनना अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि विश्व आज जिन संकटों से घिर गया है, उन संकटों से विश्व को मुक्त होना है, तो उसे भारत के पास ही आना पड़ेगा। और विश्व भारत के पास आने के लिए तैयार हो जाएगा, तब भारत को स्वतः भारत बनकर विश्व को संकटों से मुक्त करना होगा। इस तर्क पर, इस विचार पर हम राम विद्यापीठ के बारे में चिंतन कर रहे हैं। पूर्व में हम शिक्षा क्रम के बारे में देख रहे थे, तब ये आया था कि एक सबसे ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक एक डिपार्टमेंट, एक विभाग ऐसा होना चाहिए जहां ये भारतीयता क्या है, भारतीय जीवन दृष्टि क्या है, भारतीय ज्ञान संपदा कैसी है, भारतीय जीवन शैली कैसी है, भारतीय जीवन व्यवस्था कैसी है, इसको हम मूल से और समग्रता में समझ सके। यह उच्च शिक्षा का विभाग होगा, यह अनुसंधान का विभाग होगा, यह प्रगत अध्ययन का विभाग होगा। देश भर में ये ऐसा अध्ययन चलेगा, ऐसा अनुसंधान चलेगा, और इस अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर पुनः शास्त्र ग्रंथों की पुनः प्रस्तुति होगी।
क्योंकि शास्त्र तो चाहिए व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए, और हर युग में अपना शास्त्र युगानुकूल रूप में पुनः प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए ये अनुसंधान, प्रगत अध्ययन, मूल में जाकर अध्ययन, तात्विक अध्ययन, शास्त्रीय अध्ययन, उसके आधार पर अनुसंधान और उसके आधार पर 21वीं शताब्दी के लिए उपयुक्त इस रूप में शास्त्र की पुनः प्रस्तुति, ये तो इस विभाग में करना होगा। और फिर यह विद्यापीठ केवल उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं होगा। आज हमने शिक्षा क्षेत्र को कैसे विभाजित कर दिया है? प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन और फिर रिसर्च, ऐसे भागों में हमने बांट दिया है। ये शब्दावली हमारी शब्दावली नहीं है। 1835 के बाद जो मैकॉले की शिक्षा प्रणाली चली, उसमें एक के बाद एक आयोग बनते गए, उसमें से एक आयोग ने ये शब्दावली दी है और इसकी आयु सीमा भी तय की है। हम उस आयु सीमा और उस शब्दावली को नहीं मानेंगे। भारतीय शब्दावली तो वह कैसी होती है? शिशु अवस्था की शिक्षा, बाल अवस्था की, किशोर अवस्था की, युवावस्था की, प्रौढ़ावस्था की शिक्षा, इस प्रकार की शब्दावली का हम प्रयोग करेंगे। उसकी अवधि भी हमारे आयुर्वेद, योग, ज्योतिष ऐसे शास्त्रों में जो बताई है उसके अनुसार करेंगे। उसकी अध्ययन अध्यापन पद्धति भी हमारी परंपरा में, हमारे शास्त्रों में बताई है, उस प्रकार की करेंगे। मूल्यांकन पद्धति भी हमारे उपनिषद शिक्षा पद्धति में जो बताई है ऐसी करेंगे। माने पूर्ण जो अध्ययन अध्यापन की पद्धति व्यवस्था ये सब है उसको भारतीय बनाना, ये भी इस प्रगत अध्ययन के विभाग का काम होगा। और इसलिए हम जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक का जो शिक्षा क्रम होता है उसको एक रखेंगे। इसलिए विद्यापीठ के अंतर्गत केवल हायर एजुकेशन नहीं तो सभी अवस्थाओं की शिक्षा का भी समावेश होगा। इसलिए ये जो एडवांस्ड स्टडीज का डिपार्टमेंट है उसका कार्य क्षेत्र उस तात्विक शास्त्रीय अध्ययन के जो सिद्धांत हैं, जो विचार है, उनको आयु के अवस्था के अनुसार किस प्रकार से प्रस्तुत करना, इसका भी विचार होगा। माने हम कहते हैं कि भारत आत्मवादी विचारधारा वाला देश है, ठीक। अब इसको अनुसंधान और प्रगत अध्ययन और शास्त्र निरूपण उस रूप में तो प्रस्तुत करना ही है, परंतु 7 वर्ष के बालक को यह कैसे समझाना कि आत्म तत्व क्या है और आत्म तत्व से सृष्टि कैसे निर्माण हुई और सृष्टि रचना कैसी है, ये कैसे समझाना? तो उसके लिए कहानी गीत आदि भी होंगे, एक्टिविटीज भी होंगी और उसमें नाटक की प्रस्तुति भी होगी, कविता भी होगी। ये ऐसा उस आयु को एक विचार देने के लिए, उसका मानस और इसका उसका व्यवहार गढ़ने के लिए जिस रूप में प्रस्तुति करनी चाहिए वह भी होगी। इतना ही नहीं, 1.5-2 वर्ष के बालक को किस प्रकार से लोरी गाकर इसके संस्कार दिए जाएं, इसका भी समावेश होगा। तो हमें नई लोरी, नई शिशु कथाएं, नई बाल कथाएं, नए किशोरों के लिए, युवाओं के लिए चिंतन करने के लिए प्रस्तुति, ये भी करना होगा। माने एक शिक्षा क्रम को छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक एक साथ निरंतरता में प्रस्तुत किया जाए, इस प्रकार से रखना होगा। ये तो हुआ वर्टिकल, माने छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक का।
परंतु जीवन ऐसे हॉरिजॉन्टल भी व्यापक है, और हमारे हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे तो वह कुटुंब व्यवस्था है, व्यक्तिगत जीवन है, सामुदायिक जीवन है, राष्ट्र जीवन है, हम विश्व में रहते हैं तो विश्व के संदर्भ भी हैं। इन सब में हमारे आत्मवादी चिंतन का व्यक्तिकरण माने अभिव्यक्ति कैसे होगी, इसका भी विचार करना होगा। साथ ही विभिन्न आयामों के साथ, जीवन के विभिन्न आयामों के साथ जुड़ा हुआ आत्मवादी चिंतन कैसा होगा, इसका भी निरूपण करना होगा। इसका अर्थ है, ये मुद्दा मैंने गत चिंतन सत्र में बताया भी था। इसका अर्थ है कि हमारा अर्थशास्त्र आत्मवादी कैसे होगा। आत्मवादी को ही आध्यात्मिक भी कहते हैं, तो हमारा अर्थशास्त्र आध्यात्मिक कैसे होगा। हमारा उत्पादन शास्त्र, व्यापार वाणिज्य का शास्त्र आत्मवादी कैसे होगा। हमारी राज्य व्यवस्था आत्मवादी कैसे होगी। हमारी कुटुंब व्यवस्था आत्मवादी कैसे होगी। हमारा टाउन प्लानिंग, हमारे भवन रचना, रास्ते, पुल, बांध, ये सब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कैसा होगा, ये भी उस विभाग में चिंतन का विषय होगा। पहले विषय नहीं सिखाए जाएंगे, पहले विषय का स्वरूप निर्धारित किया जाएगा। अर्थशास्त्र सीधे सीधा नहीं सिखाया जाएगा, भौतिक विज्ञान सीधा सीधा, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सब कॉमर्स, ये सब सीधा सीधा नहीं सिखाया जाएगा। पहले ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जीवन दृष्टि है, इस डिपार्टमेंट का नाम ही भारतीय जीवन दृष्टि हो सकता है। मैंने अभी मेरी कल्पना में आ रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ। चिंतन के आधार पर और भी कुछ हो सकता है, परंतु उसका नाम भारतीय जीवन दृष्टि हो सकता है। तो उस दृष्टि के अनुसार हमारा अर्थशास्त्र का स्वरूप, समाज शास्त्र का स्वरूप, कुटुंब शास्त्र का स्वरूप, राज्य शास्त्र का स्वरूप, वाणिज्य का, उद्योगों का स्वरूप, भवन रचना का स्वरूप, नगर रचना का स्वरूप कैसा होगा, यह पहले निर्धारित होगा। उसके बाद उसके अध्यापन की व्यवस्था होगी। जब तक उन सभी विषयों के भारतीय स्वरूपों का प्रतिपादन हम नहीं करते, तब तक उनके अध्यापन की व्यवस्था तो नहीं हो सकती। और वह भी ऊपर से लेकर नीचे तक, जब तक हम ये व्यवस्था पूरा एक अंतर्जाल नहीं बना देते, समग्रता में प्रस्तुति करने लायक उसको नहीं बना देते, तब तक हम अध्यापन में नहीं जाएंगे। क्योंकि आधा अधूरा विपरीत सिखाना, इससे कोई किसी का भला नहीं होगा। परंतु हम करते पूर्ण, जो भी करेंगे पूर्ण करेंगे, फिर अध्यापन करते जाएंगे, पूर्ण करेंगे, अध्यापन करते जाएंगे। इस प्रकार से हमें शिक्षा की रचना करनी होगी। मुझे लगता है हमारे चिंतन के अंतर्गत कि हमें 4 पुरुषार्थों की, अगर हम राष्ट्र जीवन की बात करते हैं तो 4 पुरुषार्थों का विचार पहले करना होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब हम सब जानते हैं कि इन 4 पुरुषार्थों के 2 वर्ग हैं। एक वर्ग में धर्म, अर्थ और काम है, दूसरे वर्ग में मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम, इस वर्ग को त्रिवर्ग कहते हैं और मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। हमारे लिए सिखाने के लिए होगा वो त्रिवर्ग होगा। मोक्ष ये सिखाने की आवश्यकता नहीं। यदि त्रिवर्ग का समायोजन ठीक हो गया तो मोक्ष तो घटित होता है। मोक्ष के लिए कुछ करने गए और त्रिवर्ग की ओर ध्यान नहीं दिया तो ना तो मोक्ष मिलता है, ना धर्म, अर्थ, काम मिलते हैं। इसलिए हमारे शिक्षा क्रम में त्रिवर्ग पुरुषार्थ मुख्य बात होगी। अब त्रिवर्ग में देखें तो एक तरफ उसके भी 2 भाग होंगे।
एक तरफ है धर्म और एक तरफ है अर्थ और काम। अर्थ और काम में प्रथम कौन है? तो काम है, क्योंकि हमारे मन में इच्छाएं जागृत होती हैं, कामनाएं वासनाएं जागृत होती हैं, वही काम है। और काम के बिना ये संसार होता ही नहीं है। शास्त्र कहते हैं परमात्मा के काम संकल्प से ही तो सृष्टि की रचना हुई है। परमात्मा स्वयं विश्वरूप बने, उसका मूल स्रोत क्या है, मूल कारण क्या है? उनके हृदय में जागा काम संकल्प। सो अकामयत एको हम बहुश्याम प्रजा ये इति। तो काम संकल्प सभी के व्यक्तित्व में मन बनकर रहा है और वही प्रेरक तत्व है। हम कोई भी काम क्यों करते हैं? मन करता है, इसलिए करते हैं। तो काम काम ये प्रथम आदि पुरुषार्थ है। अब जो कामनाएं इच्छाएं जागृत होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम बहुत सारी हमारी साधन सामग्री चाहिए। हमें कुछ खाने की इच्छा हुई तो खाद्य पदार्थ चाहिए, हमें कुछ पहनने की इच्छा हुई तो वस्त्र और अलंकार चाहिए। तो इच्छा पूर्ति के लिए जो जो भी चाहिए वो सब प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है वह अर्थ पुरुषार्थ है। तो हमारे लौकिक जीवन में अर्थ और काम ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसे पुरुषार्थ हैं। सन्यासी लोग कहते हैं कि कामिनी और कांचन का तो विचार भी नहीं करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। परंतु संसार में कामिनी और कांचन का त्याग करके जीवन ही संभव नहीं होता है। माता पिता नहीं होंगे तो हमारा जन्म कहाँ से होने वाला है? और माता पिता से हमारा जन्म हो, इसलिए प्रेरक तत्व तो काम है। तो फिर काम को हमारे ऋषियों ने पुरुषार्थ माना। काम पूर्ति के लिए जो जो भी सामग्री चाहिए उसके प्राप्त करने को भी हमारे ऋषियों ने पुरुषार्थ माना। पुरुषार्थ माने समर्थ पुरुष ने साधने वाला अर्थ। इसलिए वो तो बहुत श्रेष्ठ बातें हैं, जीवन रचना की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अर्थ और काम ये दोनों पुरुषार्थ यदि असंयमित रहे, यदि नियमन में नहीं रहे, यदि उनके ऊपर नियंत्रण नहीं किया गया तो फिर स्वैरता में, स्वच्छंद में, अनाचार में, अन्याय में, शोषण में रूपांतरित हो जाएंगे। ये दोनों समर्थ हैं, परंतु उनको नियमन की आवश्यकता है। इनको नियमन में रखने वाला जो पुरुषार्थ है वह धर्म पुरुषार्थ है। इसलिए हमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की शिक्षा साथ मिलाकर देनी होगी। धर्मानुकूल अर्थशास्त्र, धर्म के अविरोधी काम, काम माने इच्छा पूर्ति माने उपभोग, ये सिखाना होगा। इसको हमें पहला महत्वपूर्ण विषय मानना होगा, तभी जीवन व्यवस्थित होता है, तभी जीवन सुखी, समृद्ध, संतोष युक्त, वैभवपूर्ण ऐसा होता है। तो धर्म के अविरोधी काम और धर्म के अनुकूल अर्थ, ऐसा कुल उसका स्वरूप होगा त्रिवर्ग सिखाने का। और ये त्रिवर्ग शिशु से लेकर उच्च शिक्षा तक सर्वत्र सिखाए जाने चाहिए, तभी हमारे सारे जो शास्त्र हैं वो ठीक होंगे, हमारा सारा व्यवहार है वो ठीक होगा, व्यक्तिगत जीवन भी ठीक होगा और राष्ट्र जीवन तक सभी स्तरों पर वह ठीक होगा। तो पहले तो ये पुरुषार्थ है, इसको सिखाना। दूसरा, हर व्यक्ति को सामर्थ्य संपादन करना, ये सिखाना होगा। सामर्थ्य संपादन के कितने स्तर हैं? एक, शरीर
शरीर शक्ति का सामर्थ्य, माने शरीर में बल होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शरीर कार्य कुशल होना चाहिए, शरीर तितिक्षा से युक्त होना चाहिए, शरीर हमेशा काम करने के लिए तैयार सज्ज ऐसा होना चाहिए। इसको कहते हैं पहले शरीर का सामर्थ्य प्राप्त करना। उसके साथ दूसरा है प्राण समर्थ होना, प्राण बलवान होना। जब प्राण समर्थ नहीं होता, प्राण क्षीण होता है, तो मरे मरे से लगते हैं, आवाज दुर्बल है, चेहरे पर तेज नहीं है, मन में उत्साह नहीं है, कुछ काम करने का की वृत्ति नहीं होती है, पराक्रम करने की इच्छा नहीं होती है। अगर कुछ सामने आ गया तो हम कर सकेंगे कि नहीं, ऐसा संशय रहता है, आत्मविश्वास नहीं होता, विजिगीषु मनोवृत्ति, अरे हाँ हम करते हैं तो यशस्वी ही तो होंगे, ऐसी विजिगीषु मनोवृत्ति नहीं होती प्राण क्षीण होने पर। परंतु प्राण बलवान है तो ये सब उलट जाता है, और हाँ हम जीतेंगे, हाँ हम करेंगे, हाँ हम कर सकते हैं, ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते, ऐसी जिजीविषा और विजिगीषा दोनों ही प्राण के सामर्थ्य से आती है। तो प्राण का सामर्थ्य, उसके बाद होता है मन का सामर्थ्य। मन की शक्ति ऐसी होती है कि मन जो चाहता है वो हो सकता है। मन मन में सदा सद्गुण और सदाचार की प्रेरणा होती है। मन में मन द्वंद्वात्मक है, इसलिए अच्छा बुरा दोनों ही मन में होता है। मन की शक्ति है एकाग्रता की, मन की शक्ति है वैराग्य की, मन की शक्ति है संयम की, संयम को ही अंततोगत्वा ब्रह्मचर्य कहते हैं। मन में सद्गुण दुर्गुण दोनों रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये मन का आश्रय करते रहते हैं। दया करुणा परोपकार मैत्री स्नेह अनुकंपा ये सारा मन का आश्रय करके ही रहता है। मन जो चाहता है वो करता है, मन अत्यंत वेगवान है, मन जो चाहे रूप धारण करता है। इस एकाग्रता की शक्ति और संयम की शक्ति मन में होती है। ये कठिन है, परंतु मन की शक्ति प्राप्त करना, मन का संयम प्राप्त करना और उससे जो चाहो वह ज्ञान के क्षेत्र में भी पराक्रम करना, ये भारत में अनेक 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 बार सिद्ध हुआ है। भारत माने ब्रह्मांड में ग्रहों की गति, ग्रहों की स्थिति, सूर्य का पृथ्वी से अंतर, सृष्टि को कितने वर्ष हुए माने सृष्टि की आयु, ये सारी बातें हमारे खगोल शास्त्री ऋषियों को ज्ञात थी। आज अनेक यंत्रों का प्रयोग करने के बाद पश्चिम का विश्व जिन निष्कर्षों पर, कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा है वह और भारत के ऋषियों ने जो प्रतिपादन किया है वह लगभग समान समान है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि प्राचीन काल में या तो भारत के ऋषियों के पास ऐसे यंत्र थे, इन यंत्रों से भी प्रभावी यंत्र थे, इन यंत्रों से भी अधिक संख्या में विभिन्न प्रकार के यंत्र थे। उन यंत्रों का आविष्कार भारत के ऋषियों ने किया था। परंतु यदि मानो कि ये यंत्र तो नहीं थे, तो भी ऋषियों को ये सारी बातें ज्ञात हुई। वो कैसे हुई? फिर बिना यंत्रों के कैसे ज्ञात हुई? मन की शक्ति से ज्ञात हुई।
मन की एकाग्रता और ब्रह्मचर्य की शक्ति से ज्ञात हुई, ऐसा तो कहना प्राप्त है। या तो कहो कि यंत्र थे, या तो कहो कि बिना यंत्र के भी जान सके, इसे मन की शक्ति थी, आज भी है। और छोटे छोटे उदाहरण, हनुमान जी किस शक्ति से हवा में उड़ते थे, किस शक्ति से लघु रूप, अत्यंत लघु रूप धारण करके सुरसा के मुख में जाकर बाहर आते थे, आए थे। 2 मिनट है और हाँ 6:43 हुई है। हाँ ठीक है। तो ये शक्ति मन की शक्ति है। योग शास्त्र में इसी मन की शक्तियों के बारे में तो बहुत बताया गया है। तो मन का सामर्थ्य संपादन करना, बुद्धि का सामर्थ्य संपादन करना, ऐसी बुद्धि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना को एक साथ जानती है, ऐसे बुद्धि का सामर्थ्य संपादन करना, चित्त का सामर्थ्य, हृदय का सामर्थ्य संपादन करना और आत्मा का सामर्थ्य संपादन करना, आत्म साक्षात्कार करना, ये शिक्षा की बातें हैं। अगर बुद्धि नहीं है, मन का सामर्थ्य नहीं, प्राण का सामर्थ्य नहीं, शरीर का सामर्थ्य नहीं, तो कौन सा ज्ञान प्राप्त करेंगे, कौन सी विद्या प्राप्त करेंगे। इसलिए भारत के लोगों को समर्थ बनाना और इस सामर्थ्य का उपयोग करके भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित, त्रिवर्ग पर आधारित धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ को सिखाना और इन दोनों के ऊपर आधारित सारी राष्ट्र जीवन की रचना को पूर्ण भारतीय बनाना, इसका निरूपण करने वाला यह डिपार्टमेंट होगा राम विद्यापीठ का। ये नहीं होता तब तक हम आगे कुछ अपेक्षा ही नहीं कर सकते। ऐसा यह राम विद्यापीठ का शिक्षा क्रम रहेगा। इस विषय में और चिंतन करने की तो आवश्यकता रहेगी, परंतु आज मैंने इसका सूत्रपात किया है और विभिन्न आयामों को मिलाकर उस डिपार्टमेंट का स्वरूप क्या बनेगा इसकी चर्चा की है। अभी समय भी समाप्त हो गया है और विषय भी लगभग समाप्त हो गया है। नए से दूसरा आयाम इसका आगे के सत्र में हम चिंतन में लाएंगे। अभी यही रुकती हूँ। आपकी जिज्ञासाएं, सुझाव, प्रश्न आमंत्रित है। सबको नमस्कार। हम एनालाइज करेंगे तो मैं नाम बताऊंगा, वो प्रश्न करेंगे या सुझाव जो भी है। एनालाइज करेंगे जिनको प्रश्न पूछना है। नहीं है क्या? विपुल भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यह तंत्र ज्ञान से अवगत नहीं है, तो सब्सक्राइब करना, फॉरवर्ड करना, ये कुछ लोगों को बनता है। क्या इसके लिए कुछ अलग से वीडियो वगैरह बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं? डालना सही है या नहीं है? वो समझी नहीं, क्या सुझाव है? ताई जी, आपने कहा था कि आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मेरे जैसे लोग हैं कि इस क्रिया को जानते नहीं हैं। आप तो नाम भी बताएंगे प्रश्न करते समय या सुझाव रखते समय? नाम भी बताएंगे। मेरा नाम दिलीप अंबादास कस्तूरे, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। तो ताई जी को प्रणाम, विपुल भाई को प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो हम लोग नहीं जानते, इसमें कोई हिचकिचाहट की बातें हैं, तो इसकी क्या व्यवस्था करते हैं? हाँ दिलीप जी, जो जानते हैं वो करेंगे, इसका करेंगे।
हाँ, तो इसका यूट्यूब पे डालना ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमारे लिए सुविधा हो जाएंगे। हम सीखते सीखते हमारी आयु और निकल जाएगी नहीं ये नहीं, यंत्र से। आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। जो नई पीढ़ी वाले लोग सब बहुत माहिर होते हैं ना, वे जी, करेंगे। मैं सभी मान लीजिए कि अभी का जो सत्र हुआ, इस सत्र को मैं बचाए रखना चाहता हूँ मेरे पास, तो इसको मैं कैसे रखूँ हाँ, कि तो मैं बार बार विपुल भाई आपकी सहायता कर देंगे। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद जी कि हमको बार बार सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। जी तो जी जी सभी को बहुत आनंद आ गया। सही मायने में आज का ज्ञान सत्र हो गया। कार्तिक पंचमी सही मायने में सार्थक हो गया आज। और ज्ञान से लाभ भी होगा। जी जी पक्का। सभी को प्रणाम, सभी को हृदयता पूर्वक प्रणाम सभी को। जी दिनेश जी। जी जी ताई दिनेश जी प्रणाम। प्रताप। मैं दिनेश प्रताप सिंह बोल रहा हूँ जी मुंबई हाँ, से। जी हाँ, जी हाँ। ताई जी, मैं तो पहले ही सत्र से जो कुछ जी हाँ, भी आपके जी मुख से हाँ, निकल रहा है मैं लिखते चल रहा हूँ। ये हाँ, मेरा अच्छा, हाँ हाँ, तीनों रजिस्टर हैं और हाँ, तीनों हम अलग दो दो तीन तीन पेज में आ जाते हैं। जी जी। तो इस तरह से मैं तो लिख रहा हूँ, लेकिन जो केवल सुन रहे हैं या मुझे भी और विस्तार से चाहिए, तो ये कहीं अपने ग्रंथों में है इसका स्वरूप कि हम लेकर के उसका पुनर्अभ्यास भी करते चलें, हाँ सुनने के साथ साथ अध्ययन भी करते चलें। जी जी हाँ, हाँ है, ऐसे ग्रंथ भी हैं। अभी जो अच्छा, बोलने में आता है वो तो उसका सार और जो अभी प्रसंग के अनुकूल है वो आता है, लेकिन जी, ये ग्रंथों में भी है। मैं आपको, हाँ, हमारे जो अध्ययन विभाग के हैं मधुसूदन जी, वो आपको जी। ग्रंथों के नाम भी भेजेंगे। हाँ, तो हाँ सुनने के मधुसूदन जी, साथ-साथ हम हाँ जी हाँ, अपना हाँ गृह कार्य भी जी करते चलेंगे। हाँ जी, जी जी, जी जी हाँ हाँ जी, जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद। जी हाँ अविनाश जी। अविनाश। हाँ नमस्कार भाई, अविनाश फटक बीकानेर। हाँ, ये नमस्कार अविनाश जी। हाँ नमस्कार। ये अभी आपने जो इसका किया था, तो आर्थिक पक्ष के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है या आपने क्या सोची हुई है, अरे उसमें हम बहुत कैसे सहयोग कर सकते हैं आर्थिक पक्ष अच्छा। के लिए? अच्छा, अभी अभी विद्यापीठ को कैसे सहयोग कर सकते हैं? जी जी। नहीं, अच्छा, आगे जब विद्यापीठ स्थापित करेंगे, हाँ आचार्यों का हाँ 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 योगक्षेम है। बिल्कुल। हाँ, तो अभी आज हमने शिक्षा क्रम की बात की ना, उसी जी प्रकार से अर्थव्यवस्था की भी बात करेंगे कि भी विद्यापीठ जी चलेगा कैसे, योगक्षेम जी कैसे चलेगा, विद्यापीठ का, आचार्यों का, छात्रों का, सभी का, उसका जी। विचार भी थोड़ा विस्तार से करना होगा। वो विस्तार से जब करेंगे चर्चा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या करेंगे उसमें। जी आज तो वो विषय नहीं लिया ना, और अगर विषय अभी शुरू किया तो और घंटा भर चलेगा। जी इसलिए स्वतंत्र रूप से इसका विचार हम अवश्य करेंगे। जी अंजुला जी। प्रणाम ताई जी, अंजुला हाँ, बैंगलोर। नमस्कार अंजुला जी। नमस्ते। हम्म, मैं आप जो बता रहे थे कि छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक हमारी हम्म, हमारी इस तरीके की व्यवस्था होगी पढ़ाने की कि हम उसमें बहुत सारी कहानियां एकदम। उसमें लाएंगे। तो मैं अभी से सोचने लग गई कि यहाँ से ये काम हो सकता लिखने है। लगेंगे क्या? कौन कौन सी कहानियां किस क्रम में आनी चाहिए, किस उम्र में हाँ, आनी चाहिए, ये तो बहुत बहुत बड़ा अच्छा, काम हो जाता है। बहुत अच्छा। आप सूची बनाने लगी है, हाँ, कहानी भी मैं लिखने जरूर इसमें लगी है। अपना सहयोग दूंगी। हाँ जरूर मैंने जरूर। सोचा ये मेरे लायक काम है। ओ धन्यवाद। जरूर जरूर जरूर। ठीक है, और कोई? हैंड राइज करेंगे। जी हीरालाल जी। सभी को प्रणाम, ताई प्रणाम। जी नमस्कार। मैं हीरालाल पांडे दिल्ली से। हाँ अब अपने इस सत्र में केवल पिछले दो सत्र ही मैंने अटेंड किए हैं। अगर अच्छा। इससे पीछे के क्रम की जानकारी चाहूँ
तो वो कहाँ उपलब्ध होगी और किस प्रकार हम उसका भी श्रवण जी और अध्ययन कर सकेंगे? हाँ जी, आप विपुल भाई से संपर्क करिए, वे बताएंगे। ठीक है भाई, प्रणाम। हाँ, विपुल भाई का नंबर होगा ही आपके पास। हाँ, इस ग्रुप में है, मैं इस यहाँ से ले हाँ लूंगा। हाँ जी हाँ जी ठीक। जो अभी संचालन कर रहे हैं उन्हीं की बात मैं कर रही हूँ। जी जी, मैं मेरा ग्रुप में होगा ही नंबर। मैं जी विनोद सिन्हा बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ हीरालाल जी, जी मेरे पास में हैं, मैं इनको ओहो विपुल भाई का नंबर दे दूंगा। हाँ जी ठीक जी जी ठीक। ठीक है। हाँ जी हीरालाल जी आप क्या करते हैं? ताई, मैं एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ जो अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। ये और विनोद जी के मित्र हैं क्या? विनोद जी और हम दोनों शाखा के हाँ स्वयंसेवक है रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हाँ हाँ, ठीक हाँ ठीक है मतलब ठीक है। आरएसएस के स्वयंसेवक के नाते हम दोनों एक दूसरे से ये काफी समय से परिचित हैं। अच्छा, ये आरएसएस क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। तो इन्हीं के माध्यम से और इन्हीं की प्रेरणा से मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ। जी हाँ, बहुत आपका स्वागत है। आपको विपुल भाई से जानकारी मिल जाएगी। अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। मेरे एक साथी और आपके इसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, श्रीमान राम कुमार जी शर्मा, और हाँ हम लोगों ने एक जगह भी चिन्हित की है जहां अच्छा गुरुकुल खोलने की योजना से काफी अच्छा समय से विचार कर रहे थे और अच्छा उस पर हाँ कुछ काम भी कर रहे थे। इसी बीच अच्छा में हाँ विनोद जी से संपर्क हुआ, तो फिर हाँ ये बात आई कि पहले समझ लिया जाए कि किस तरीके की क्या योजनाएं हैं, तब हम बिल्कुल लोग ठीक। उस पर आगे बढ़ें। तो ये स्थान वगैरह सब सुनिश्चित कर चुके हैं, अच्छा लेकिन उसके आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का बिल्कुल सही, मार्गदर्शन चाहिए। उस बिल्कुल क्रम सही। में हम लोग आपके साथ जुड़े हैं। विनोद जी ने सही बात बताई आपको। जी सुन करके जुड़ करके लग रहा है कि हाँ हम देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। दुरुस्त आए को कभी भी देर नहीं होती। जी ठीक है, और 5 मिनट है, और किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न तो नहीं है विपुल भाई। हाँ, अभिप्राय सुझाव जो भी है रख सकते हैं जैसा आप। सुझाव यही है कि पिछले जो सत्र हो गए, जैसे भाई साहब को कह रहे थे हीरालाल जी, तो वो सत्र अगर आप भेज पाओगे हम पे यूट्यूब पे या किसी माध्यम से, तो बड़ी कृपा होगी आपकी। हाँ, वो व्यवस्था करेंगे, वो व्यवस्था जी देखेंगे जी हम। जी जी जी। दिलीप जी पहली बार आए क्या आज? मैं आज पहली बार आया। पहली बार। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं कहाँ से पता चला आपको? मुझे कल मैसेज मिला विपुल भाई से। अच्छा ज्ञान सागर एक ज्ञान सागर कुछ ग्रुप बनाया है पुणे वालों ने, तो अच्छा वो ग्रुप से पता चला मुझे। वो तो इनका होगा, सुधीर सावडेकर जी का। हाँ, सुधीर सावदेकर का। वो उनका एक बार हाँ, टेलीफोन भी आया था उनका एक बार, हम्म। तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार मुझे जोड़ लिया। जी जी जी। हाँ फोन आपने किया था उदारता पूर्वक, मैंने तो सिर्फ मैसेज भेजा था। ठीक जी जी। हाँ तो ठीक है, प्रश्न ठीक नहीं है, ठीक सुझाव नहीं है तो पूर्ण जी करते हैं। जी। ठीक है, अगले किसी को बच्चे है अभी को- प्रश्न? हाँ, 2 हाँ, मिनट है। ठीक है, तो ये पूर्ण करते हैं। हाँ, ठीक है पूर्ण करते हैं। हाँ जी, कल्याण मंत्र। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति। सभी को नमस्कार। सबको नमस्कार नमस्कार। सभी को। सभी को प्रणाम।